सेल बायोलॉजी की शुरुआत होती है सबसे बेसिक टॉपिक के साथ एंड दैट इज अ सेल। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, जितने भी प्रेजेंट है सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि एक साथ सभी के मैसेज आए ना, सब एकदम फ्लैश हो गए। अभी जो सामने नाम दिख रहे हैं, जैन, तिवारी, चुरडिया, अथर्व इज देयर। ओके, सो लेट्स टॉक विद द बेसिक पार्ट। सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। सो व्हाट इज अ सेल? ओके, एक सेल क्या होता है? सो सेल की अगर हम लोग बात करें, it is a basic structural and functional unit of life। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, हमारी सभी की लाइफ जो है वो सेल से बनी हुई है। ओके, सो कोई भी सेल अगर हम लोग लेते हैं, सो वो स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसका एक बेसिक यूनिट होता है। मतलब इन शॉर्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत ही होती है एक छोटे से सेल के साथ। सो नाउ व्हाट इज दिस सेल बायोलॉजी, जिसे हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं। इट इज नथिंग बट द कंप्लीट स्टडी ऑफ अ सेल। एक सेल का पूरा स्टडी। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, जहां पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ओके, उसकी जो स्किन होती है, जैसे हम लोग कहेंगे उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में आप देखोगे कि काफी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सारे अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फिर उसके बाहर एक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो एक पूरा स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और भी सेल के साथ जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, इसका कंप्लीट स्टडी हम लोग सेल बायोलॉजी में करते हैं, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ओके, सो एक सेल किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब सेल के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है टिश्यू। टिश्यू को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें, सो टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल। जब सेल एक ग्रुप बनाता है, एक सोसाइटी फॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं इट इज नथिंग बट अ टिश्यू। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन। जिनका ओरिजिन सेम होता है, मतलब जहां से ये आए वो सेम होगा। वी विल हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। सो टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका ओरिजिन सेम है, और तो और उनका फंक्शन भी सेम है। देखो, मैं ये दोनों पार्ट इसलिए इतने डिटेल में आपको बता रहा हूं बिकॉज इस लेसन में बस हमने यही समझना है। जिसको ये बेसिक पार्ट समझ जाएगा, उसके बाद का जो सीक्वेंस है उसे समझना बहुत इजी होगा। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, सभी टिश्यूज का काम अलग अलग है। सो ये हर जगह है। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी की, ना एनिमल से रिलेटेड। पीछे आप लोगों ने प्लांट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर से भी हम लोग अलग अलग प्लांट्स को एक अच्छे एनवायरनमेंट में डेवलप कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। सो ये टिश्यू कल्चर का टेक्निक क्या है? जहां पे लेसन की शुरुआत हो रही है आपके टेक्स्ट बुक में, वहां पे आपको एक ब्लॉक सा कुछ सॉल्व करने को दिया है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या फिर आप बाद में देखोगे, सो कुछ सीक्वेंस बताई गई है आपको। सो दैट सीक्वेंस इज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये टेक्निक है जिससे हम लोग प्लांट्स को डेवलप करते हैं। अब यहां पे जो ये बेसिक हम लोग यूज कर रहे हैं प्लांट्स का, ये सेम हमने अप्लाई करना है लेसन में आगे एनिमल्स पे, खासकर ह्यूमन बींग्स में। सो टिश्यू कल्चर जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करवाते हैं। सो एग्जाम्पल जो हमारे बुक में शेयर किया गया है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट इज फॉर बनाना। तो जो सबसे पहला ब्लॉक है, मतलब शुरुआत जहां से होती है, वो होती है सोर्स प्लांट्स, मतलब मेन प्लांट, जिसको मैंने आगे जाके डेवलप करना है। अब इस मेन प्लांट से एक में बल्ब कॉर्न, जिसे हम लोग कहते हैं बल्ब कॉर्न, एक इसेंशियल पार्ट होता है जो रूट्स के साथ कनेक्टेड होता है।
इसे मैं वहां से निकालूंगा। तो सोर्स प्लांट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज बल्ब कॉम ऑफ योर सोर्स प्लांट। बस यही मेरी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि वो पार्ट जिसको मैं आगे जाके डेवलप कर सकता हूं वो मुझे मिल जाए। सो सेम केस में इंसान की बॉडी, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी ह्यूमन की बॉडी जब डेवलप होती है, शुरुआत कहां से होती है? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो, उसके बाद फिर माइटोटिक सेल डिवीजन, अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे, फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम होती है, फिर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। सो उसी तरह से प्लांट में भी कहीं ना कहीं कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। सो वो यहां पे ज्यादा मेन प्रेजेंट है। अब इसके बाद सबसे पहला जो हम देखते हैं दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। वैसे लर्न करने को तो हम लोग इजीली लर्न कर लेते हैं। सर टिश्यू कल्चर के 3 स्टेप्स बताओ, तो पहली है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंड है शूटिंग एंड रूटिंग, और नेक्स्ट है उसका हार्डनिंग। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद शूटिंग एंड रूटिंग होगा, ध्यान दिया जाएगा, और फिर बाद में उसको हार्ड कर देंगे, फिर फाइनली उसको डायरेक्टली मेन फील्ड में जाके लगा सकते हैं। सो यहां पे क्या होता है एक्चुअली, व्हाट हैपेंस इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सो इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, शुरुआत का फेज। सो यू कैन से हियर, सबसे पहले स्टेप में हियर प्लांट इज स्टेरलाइज्ड। प्लांट को सबसे पहले हम लोग स्टेरलाइज करेंगे। जैसे ही इसका स्टेरलाइज होगा एंड इट इज कल्चर्ड, उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। अब स्टेरलाइज क्यों किया? बिकॉज जो काम की चीजें नहीं उसको वहां से हटाना भी तो जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में रुकावट हो जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज द इनिशियल फेज, जहां पे हम लोग उस इसेंशियल पार्ट का स्टडी करके उसको स्टेरलाइज करेंगे और आगे जाके उसको कल्चर करेंगे। इसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे रिप्रोडक्शन और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए वो खुद ब खुद थोड़ा डेवलप होगा। तो पहला स्टेप करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही रख दिया जाता है। यहाँ पे वो सेल्फ कुछ सेल्स प्रोड्यूस करेगा, या यू कैन से सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा सेल का, सेल आगे जाके और डेवलप होंगे। नाउ आफ्टर दिस कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो टिश्यू कल्चर के काम की, इसे हम लोग कहते हैं शूटिंग और रूटिंग। मतलब यहां पे ध्यान दिया जाएगा उसके रूट्स। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, सम हार्मोन्स आर इंट्रोड्यूस्ड, वी यूज सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स यूज किए जाते हैं सो दैट रूटिंग स्टार्ट, रूट्स निकलने स्टार्ट होगा। सो जैसे हमने माइक्रोब्स के लिए देखा था, तो यहां पे हम लोग कुछ हार्मोन्स यूज कर, ठीक है। सो यहां पे आप बोल सकते हो अंडर दिस स्टेप कंप्लीट प्लांटलेट इज फॉर्म्ड। आपका कंप्लीट प्लांट ये सेकेंड स्टेप में बन के रेडी हो जाता है। और फिर इसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको कहा दैट इज हार्डनिंग। यहां पे हम लोग उसको ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। सो ये है आपके टिश्यू कल्चर के स्टेप्स। मतलब एकदम से वो चीज नहीं होती, आपको पहले उसको प्रॉपरली ऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम तक रखना पड़ेगा, फिर जाके कुछ और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हार्मोन्स है, बायोकेमिकल्स भी आप बोल सकते हो यूज करते हैं हम लोग, बायोमोलिक्यूल्स यूज करते हैं, फिर जाके वो ओपन एनवायरनमेंट में डेवलप होने के लिए रेडी हो। अब आपको ये सब क्यों बताएं? प्लांट के केस में ये जो स्टेप्स है इसे समझना इजी है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी, लीवर, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इवन यू हैव लर्न अबाउट समथिंग, कहीं पे किसी मूवी में बोन मैरो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। बोन मैरो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्या नहीं है, कैसे काम करता है, क्या उसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक ह्यूमन बॉडी में, हर एक हेल्थी बॉडी में उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको इस लेसन में क्लियर होने वाली है।
ठीक है, जो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था वहां पे हमने कुछ रीजनरेटिव सेल के बारे में पढ़ा था, खासकर प्लेनेरिया की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्लेनेरिया के केस में व्हाट वी हैव स्टडीड कि वहां पे अगर बॉडी का पार्ट कटता है तो वो डेवलप होता है, क्योंकि उसमें कुछ वैसे सेल्स प्रेजेंट है। सो इवन सम सच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी ऑल्सो, बट उससे पूरा इंसान नहीं, कुछ ऑर्गन का हिस्सा हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कुछ हिस्सा, नहीं तो फिर आप एकदम डिटेल में चले जाओगे सर पूरी बॉडी बना के दो। कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका बेस कहीं ना कहीं है, सब प्लांट में हो सकता है, सो इंसान में क्यों। तो मैंने वहां से वो इसेंशियल पार्ट निकाला, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग किया, अब मेरे पास वो कंप्लीट प्लांट फिर से ग्रो होने को रेडी। तो बनाना के लिए ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, टिश्यू कल्चर बहुत बड़े लेवल पे, बिकॉज उसमें रिसर्च भी इतना हुआ है। और जलगांव सिटी इज अ बनाना सिटी। तो आसपास में अगर किसी भी आप खेत वेत में जाओगे, वहां पर अगर फार्मर को उतना नॉलेज है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बनाना का टिश्यू कल्चर का जो स्टेप्स आपको बताया, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक पार्ट जो पिछला हम लोगों ने इनिशियली रिवाइज करना था। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, एंड दैट इज नथिंग बट द सेल बायोलॉजी। ठीक है, आपसे बस वी विल बी फोकस ऑन दिस टॉपिक। नाउ दिस सेल बायोलॉजी इज नथिंग बट साइटोलॉजी। और शुरुआत में हम लोगों ने देखा व्हाट इज द सेल बायोलॉजी इज अबाउट, इट इज द स्टडी ऑफ सेल, कंप्लीट सेल, पूरा सेल। ऐसा नहीं कि सर आप सिर्फ ऑर्गेनेल्स की, कंप्लीट एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सेल इज स्टडीड यूजिंग दिस साइटोलॉजी। अब हमारे इंडिया में वी हैव 2 इंस्टीट्यूट्स जहां पे इस सेल का पूरा स्टडी होता है। एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, एंड सेकेंड इंस्टीट्यूट इज बैंगलोर, जिसका प्रेजेंट नाम बेंगलुरु हो चुका है। सो पुणे में जो है उसको कहा जाता है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। यहां पे पूरा डिटेल स्टडी होता है। आपने काफी बार सुना भी होगा जब नई नई कोई चीजों को ढूंढना होता है रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इस इंस्टीट्यूट का नाम 100% है। और जो बैंगलोर या बेंगलुरु में है उसे हम लोग INSTIM कहते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो ये दोनों ही काफी फेमस इंस्टीट्यूट है। मैंने नाम इसके लिए बताया बिकॉज एग्जाम में पूछी गई है सीटी बहुत सी बात कि 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में कहां पे जहां पे साइटोलॉजी या सेल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, स्टडी की जाती है। सो वन इज एट पुणे एंड सेकंड इज एट बैंगलोर, प्रेजेंट नेम इज बेंगलुरु। तो ये दोनों ही नाम आप लोग अच्छे से याद रखोगे वहां पर। ठीक है, सो पूरा स्टडी हो गया सेल का। और सेल का पूरा स्टडी होने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो बाहर आई वो थी स्टीम सेल्स, वो थी स्टीम सेल्स। अब ये क्या होता है? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या रीजनरेटिव थेरेपीज जो मेडिकल फील्ड में यूज होती है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये। बट इसका बेस कहां से आया? तो बेस उसका सेल से आया, बिकॉज सेल के बाद ही पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। सो व्हाट आर द स्टीम सेल्स? क्या होते हैं? तो स्टीम सेल्स आर स्पेशल सेल्स, ये बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। सो दीज आर द स्पेशल सेल प्रेजेंट इन अवर बॉडी विच, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करते क्या है ये इंपॉर्टेंट है। बोल तो दिया कि वो स्पेशल सेल है, हर एक सेल स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सेल किसी टिश्यू के साथ जुड़ा हुआ है, फिर आगे ऑर्गन, फिर आगे ऑर्गन सिस्टम। सो एवरी सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट दीज आर वेरी स्पेशल। So why they are special? Because which gives rise to other cells. इनसे बाकी के सेल बनते। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग टिश्यूज में जो प्रेजेंट है, उनकी शुरुआत जो है वो स्टीम सेल से होती है। मतलब सेल में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेल मतलब स्टीम सेल।
तो जो भी आप टिश्यू पढ़ रहे हो, जो भी अलग अलग टिश्यू, एक्चुअली देखो क्या होता है, स्टीम सेल है, वो आगे जाके अलग अलग सेल्स में जाएगा, डिवाइड होगा, वो सेल्स आगे जाके टिश्यू में बनेंगे। जैसे ही एक स्पेसिफिक सेल से आपको टिश्यू मिल गया, तो उसके बाद वो टिश्यू में जो भी सेल होंगे वो सारे सेम टाइप के हो जाएंगे। मतलब उसके बाद अगर उस टिश्यू को मेंटेन करना है तो वो सेल उसी टिश्यू के साथ लिंक हो जाएगा, उससे कुछ अलग नहीं बनेगा। बट ये जो सेल है स्टीम सेल्स, इससे हमेशा अलग अलग सेल्स बनते रहेंगे। सो इसलिए कहा गया है स्टीम सेल्स आर द स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी और इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which give rise to different cells, to other cells, which forms other cells. So अलग अलग सेल्स आपके बनते हैं स्टीम सेल्स। So this is at the top, कैसे एकदम बड़े लेवल पे, और फिर धीरे धीरे आपके अलग अलग सेल्स बनते हैं। So ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसलिए कहा गया है कि इनका बॉडी में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी हर मिनट कुछ सेल्स रिमूव करती है बॉडी में से, अपने को पता ही नहीं चलता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो लाइफ टाइम में बहुत बड़ा नंबर आता है जितने सेल्स रिमूव होते, तो फिर जनरेट भी होने चाहिए, वो यहां से हो रहे होते बॉडी के अंदर। तो अगर हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक जो है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। कुछ जख्म हो जाती है ना हमको, तो हमने बात की थी रीजनरेटिव सेल होते हैं वो स्टीम सेल्स होते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन फास्ट होता है बहुत, बिकॉज उस जख्म को हील करना है, इसलिए इनका मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट हो रहा है। कोई भी जख्म आपको अगर हुई तो याद रखना, रीजनरेटिव सेल तो यूज हुए थे, वो इसी के पास। Now this is that exact word, that is a perfect word you can say, they are the steam cells. So अगर ये हमारे बॉडी में कम है या ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो मतलब वाउंड हीलिंग से रिलेटेड पार्ट बोले या इंटरनल जो भी कुछ डैमेज हो रहा होता है, बिकॉज बॉडी मशीन है तो इंटरनली चीजें तो बदलने वाली है, तो उसको भी संभाल लेता है। तो अगर ये कमजोर है तो बॉडी भी कमजोरी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है ये प्रॉपरली होने चाहिए। अब ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिंपल, एक एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं, बेसिक बात करेंगे उसके आगे, और दूसरा फिर एडल्ट बॉडी हो जाती है, मतलब पूरी डेवलप हो जाती तब। सो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अगर सही टाइम पे उसको वहां से निकाल लिया गया तो फ्यूचर में वो चीज यूज होती है। इसलिए इन दिनों यू कैन से इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट जैसे ही जीवांश होने वाला था, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सो सडनली वी रिसीव्ड अ कॉल, किसी लैब से कॉल आया, दैट लैब इज प्रेजेंटली चेन्नई में लैब है वो। सो हमको कहा गया था कि अगर आप वो सेल्स निकलवा लेते हो सही टाइम पे, सो अगर आगे जाके कुछ दिक्कत आती है जीवांश को, कुछ मेजर इंजरी होती है, तो वो सेल्स यूज हो सकते हैं। सो देन वी स्टडीड अबाउट इट, सारी चीजें रिसर्च की, सारा पता चला, और फिर पता चला कि वो लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। सो अभी बड़े लेवल पे होता है, बिकॉज अभी इसका नॉलेज काफी ज्यादा मिल रहा है, तो लोग काफी अलर्ट हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टीम सेल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अगेन वंस अगेन जस्ट सी, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स, ह्यूमन बॉडी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी। एग्जाम्पल वाउंड हीलिंग, ये पार्ट में हम लोग इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सो यूजिंग दिस स्टेम सेल ओनली, इसी स्टेम सेल की मदद से it has become possible क्या पॉसिबल हो, वाउंड हीलिंग तो हो ही रहा है। सो एडवांस नॉलेज के हिसाब से यूजिंग द स्टेम सेल्स इट हैज बिकम पॉसिबल टू डेवलप डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टिश्यू का अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो मैं उसे डेवलप कर सकता हूं, और यू कैन से यू कैन जनरेट degenerated पार्ट ऑफ ऑर्गन। किसी ऑर्गन का अगर कोई पार्ट डीजनरेट हो गया, डैमेज हो गया है, तो उसे भी मैं फिर से जनरेट कर सकता हूं, ऑर्गन्स ओनली।
ये तो आप में से फिर से वो बॉडी वाले इस पे मत आ जाना। ऑर्गन का पार्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर टिश्यू हो सकता है तो फिर ऑर्गन भी तो उसी से बना हुआ। सो काफी बार आती है ना दिक्कत है, इस ऑर्गन में थोड़ा सा ये डैमेज हो चुका है, तो वो स्टेम सेल की मदद से उसको वापस से जनरेट करता है। सो अब जैसे आपने सोचा होगा कि सर जीवांश छोटा था, आपको तब बता दिया, आपने तब किया नहीं किया, बट एडल्ट ह्यूमन बॉडी का क्या? अब हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग अगर करना चाहे तो हमारे बॉडी में भी कहीं कहीं पे ये प्रेजेंट होता है, जिसमें रेड बोन मैरो, जो हमारे फ्लैट बोन्स होते हैं ना, फ्लैट बोन्स में भी अलग अलग टाइप है, तो फ्लैट बोन्स में एक स्पेसिफिक जगह पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वहां पे ये सेल्स होंगे। सेकेंड, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे बॉडी में होता है, उसमें भी ये सेल्स होते हैं, तो वहां से हम लोग इन स्टीम सेल्स का यूज कर सकते हैं। रेड बोन मैरो, सेकेंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो आपको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सो एम्बिकल कॉर्ड जो होता है जिसके साथ वो बेबी कनेक्टेड होता है उसकी मदर की बॉडी से, उसमें भी वो प्रेजेंट होता है। बिकॉज पूरी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है बेबी की कि वो कॉर्ड में से कैसे न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं, सो वहीं से वो निकाला जाता है। मतलब बेबी जब डिलीवर होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तब तक वो चीज वहां से निकाल लेनी जरूरी होती है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाती है, फिर तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ही हम लोग उस चीज को वहां से निकाल सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज कैन बी रीजनरेटेड। कोई डीजनरेटेड पार्ट अगर है ऑर्गन का तो उसे भी हम लोग इजीली डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्टीम सेल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर आगे एम्ब्रियो, माइटोटिक डिवीजन, अलग अलग टाइप के सेल्स बन गए। सो ये जो अलग अलग टाइप के सेल्स बने इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। आपके पास एक ही सेल था, आगे जाके डेवलप होते गया और अब आपके पास बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। सो ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, इसे थोड़ा वक्त लगता है। तो इट स्टार्ट्स ऑन 14th डे ऑफ कॉन्सेप्शन। 14th डे को ये स्टार्ट होता है डिफरेंशिएट होना, अलग अलग पार्ट्स में जाना। तो हमें उसके पहले ही उसे निकालना होगा वहां से, अगर हम इसे स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे फ्यूचर यूज के लिए। तो ऐसा कहा जाता है 5th to 7th, मतलब 5th, 6th एंड 7th, ये 3 दिन जो होते हैं यहां से हम लोग उस चीज को इजीली निकाल सकते। तो आगे जाके लैब में आपके आईडी से या आपके रेफरेंस नंबर से वो स्टोर हो जाएंगे। इन फ्यूचर इफ यू नीड इट आप उसको डिमांड कर सकते हो, बट तब तक स्टोर करने का जो भी चार्ज होगा यू हैव टू पे। तो वो लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां पे आपके स्टीम सेल्स प्रॉपरली प्रिजर्व किए जाते हैं। कुछ बायोमोलिक्यूल्स, कुछ बायोकेमिकल्स का यूज वो करता है, जिसकी मदद से वो कंटिन्यू उसी हेल्थ में वहां पे रखे जाते है ना। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब यू कैन से जो मूवीज में हम लोग चीजें देखते थे कि ऐसा कुछ डेवलप होता है तो उसका बेस है आपका स्टीम सेल्स। ओके, तो फिर से ध्यान रखना कुछ नई नई चीजें कि जो सेल है अलग अलग फॉर्म्स में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और सेल जब डिफरेंशिएट होता है, एक आपके बेसिक सेल्स है, ओके, एक आपके बेसिक सेल्स है, तो इनिशियली वो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाएगा। सबसे पहले वो बनाएगा बोन के सेल्स, बिकॉज बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा जो है वो तो स्केलेटन पे डिपेंड करता है। फिर वो लीवर के भी कुछ सेल्स बनाएगा, और फिर वो बनाएगा कुछ न्यूरॉन्स, बिकॉज दिमाग का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। सो ये 3 जो है जो मैंने बताया, बोन सेल्स, सेकेंड वन इज लीवर सेल्स एंड द थर्ड वन इज द न्यूरॉन, ये तीनों चीजें इनिशियल डिफरेंशिएशन से बनती है। और फिर आगे जाके जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो तो माइटोटिकली बहुत फास्ट डिवाइड होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट स्टीम सेल्स। अब दोनों के जो टाइप्स हमारे सिलेबस में है उसे देखते हैं और फिर हम लोग जाएंगे एग्जांपल्स पे। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको बायो में इंटरेस्ट है उसको बेसिक बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। सो फर्स्ट टॉपिक वाज सेल बायोलॉजी, सेकेंड वी टॉक अबाउट स्टीम सेल्स, काफी इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारे बॉडी के।
जिससे आगे की सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज द टाइप्स। तो शुरुआत में मैंने आपको कहे, पहला जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, मतलब ये एम्ब्रियो लेवल पे प्रेजेंट वहां पे होता है। तो फिर से एक बार सीक्वेंस समझ लेते हैं, सो दैट आपको सारे ही टर्म्स आसानी से याद रखने को इजी हो जाएंगे। सो सी नाउ, सेल का फ्यूजन हुआ, गैमेट बना, जाइगोट बना, माइटोटिकली डिवाइड हो गया, अलग अलग सेल्स वहां पे फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज वी कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल में जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास बोन सेल, देन वी हैव लीवर सेल, वी हैव न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें इनिशियल लेवल पे बनती हैं। सो जो बोन सेल है, ठीक है, इस बोन सेल को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन अवर बुक, ऑस्टियोसाइट्स, दिस आर नथिंग बट बोन सेल्स। इसलिए मैंने पहले ये नहीं लिखा, पहले ये लिखा, सो दैट आप कंफर्टेबल हो, हाँ ठीक है, बोन के सेल्स बन रहे। उसी तरह से जो लीवर के सेल्स होते हैं उसे हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ये लीवर के सेल। फिर होते हैं आपके न्यूरॉन, न्यूरॉन बहुत जरूरी है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो एम्ब्रियोनिक सेल, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है, डिफरेंशिएशन के पहले, मतलब अभी कुछ डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बट जैसा आपको कहा 14th डे पे इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो नहीं रहेगा। सो मुझे वहां पे 5th to 7th डे पे इसको वहां से निकाल देना, ठीक है। अब आपके नॉलेज के लिए, हमारे बॉडी के अंदर अप्रोक्स 220 टाइप के अलग अलग सेल्स प्रेजेंट, मतलब शुरुआत एक से होगी और आगे जाके वो डिफरेंशिएट होते जाएंगे अलग अलग 220 टाइप्स देने के। इसलिए कहा जाता है ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी सेल से शुरुआत, इतने सारे टाइप्स के हैं, तो वो आगे टिश्यू कितने बनेंगे, बिकॉज टिश्यू में भी तो टाइप है ना, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो इतने सारे टाइप्स आपको वो देता है। सो डिफरेंशिएशन के पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो प्रेजेंट होंगे, अगर डिफरेंशिएट हो गया वो, तो फिर आपको एडल्ट बॉडी में से ही वो चीज ऑब्टेन करते आएगी, किसको, स्टेम सेल की हम लोग बात करें। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स 5th to 7th डे पे हम लोग वहां से इजीली निकाल सकते हैं। निकाल लिया आपने, ठीक है, फिर उसका कल्चर होगा प्रॉपरली, कुछ बायोकेमिकल्स यूज होंगे, कुछ बायोमोलिक्यूल्स यूज होंगे, फिर वो आगे जाके डिजायर टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो बनेगा टिश्यू और फिर वो बनेगा ऑर्गन का कोई हिस्सा। तो जैसे सीक्वेंस ये होती है कि वंस यू ऑब्टेन द स्टेम सेल्स एट दिस लेवल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे आपने ले लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इट इज कल्चर्ड, उसका हम लोग कल्चर करेंगे। सेम टिश्यू कल्चर जो हमने देखा, सेम वैसा ही, वो पार्ट निकाला प्लांट से, इनिशियल फेज में उसको कल्चर किया, तो यहां पे भी स्टीम सेल को निकाल के हम लोग उसको प्रॉपर्ली कल्चर करेंगे, सो वी कैन यूज सम बायोकेमिकल्स हियर। वहां पे भी यूज होता है, हम लोग यहां पे भी कुछ बायोकेमिकल्स यूज करेंगे। सो आफ्टर दिस वी कैन गेट डिजायर्ड सेल, जो आपको चाहिए वो ऑब्टेन होगा। डिजायर्ड सेल से आप जाओगे टिश्यू पे, और टिश्यू से आप जाओगे आपके ऑर्गन। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा सीक्वेंस, इसलिए कहा जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हो गया एम्ब्रियोनिक, मतलब ये एकदम ही इनिशियल लेवल। खैर अब तो हम लोग बड़े हो गए, हमें भी नहीं पता, इवन किसी के पेरेंट्स ने अगर किया होगा ये तो वो पूछ सकता है, वैसे खैर मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये अभी अभी थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, तो इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास। सो पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनिशियल लेवल। सेकेंड अगर हम लोग बात करें, दैट इज एडल्ट
स्टीम सेल्स, बॉडी डेवलप होने के बाद, डेवलप हो गई बॉडी, अब कहाँ होगा? तो सबसे पहले जैसे आपको बताया, रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होता है। यहां से हम हमारे लिए स्टीम सेल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एसीटी उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कहां प्रेजेंट होता है? सिंपली आपकी जो बॉडी फैट है ना, वहां पे। अब इसका मतलब ये नहीं होता जो एकदम हेल्दी और मोटा कट्टा होता है उसमें स्टीम सेल्स ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर ने कहा था बॉडी फैट, मैं तो बहुत फैटी हूं, मैं बहुत ज्यादा स्टीम सेल्स है तो कुछ भी डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं, दे आर प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। सो ये भी एक है। नेक्स्ट, थर्ड, ब्लड से भी हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में यू कैन चेक आउट रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसे बॉडी फैट हम लोग कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज द ब्लड। यहां से हम लोग इस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जिस बहुत सारे बच्चों ने इसको सुना होगा, व्हाट इज दिस बोन मैरो? सबसे पहले आपने इसको कौन सा सुपर हीरो क्रिश मूवी में सुना होगा। उस मूवी में जो विलन होता है उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। क्या है ऐसा ये बोन मैरो? व्हाट इज दिस बोन मैरो? ठीक है, सो यू कैन से इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। ये बॉडी का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। वैसे तो और भी है, ह्यूमन हार्ट है, लंग्स है ना, डाइजेशन के लिए जो भी लगता सभी है, बट इसे कहा गया इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी एज इट कंटेन्स स्टीम सेल्स। ये स्टीम सेल कंटेन करता है, इसीलिए इसको कहा गया। अब आप शायद समझ गए होंगे कि स्टीम सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज उसी से अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो। बाकी के सेल से नहीं बनेंगे, बस यही है, यहीं से उसकी शुरुआत होगी। तो इसलिए कहा जाता है बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टीम सेल्स जो होते हैं ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ऑपरेशन से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रीजनरेटिव थेरेपी। मतलब यहां पे हम लोग कोई चीज को नया बनाएंगे, वी हैव टू रीजनरेट इट। और सेकेंड सबसे जाना माना ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सो कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं, और तो और सबसे मेन चीज, जब रीजनरेटिव थेरेपी की बात होती है तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बुक में जो भी बीमारियां, जो भी डिसीजेस मेंशन है, ये भी आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो जब हम रीजनरेटिव थेरेपी को यूज करते हैं, सो दो केसेस, स्टीम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस डेड सेल्स। हम लोग जो सेल्स है जो डेड हो चुके हैं, जो फंक्शनिंग बराबर नहीं कर रहे हैं, या विच आर अबाउट टू गेट डेड, जो मतलब खत्म होने वाले हैं, इन पे ये यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज इसका होता है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। काफी सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें ब्लड सेल्स के काउंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, आरबीसी अफेक्ट हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन पे कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो उस केस में ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से थेरेपी है जो हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, इसके लिए काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बट यहां पे हम लोग करते क्या है, ऑर्गन जब फेलियर हो गया या ऑर्गन जब काम नहीं कर रहा है, फंक्शनिंग में दिक्कतें आ रही है, टेस्ट से पता चल गया कि अब ये फेल होने वाला है, तब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी स्टेम सेल की मदद ले सकते हैं। सो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल फील्ड के, जहां पे हम लोग स्टेम सेल्स को स्टडी करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कि रीजनरेटिव थेरेपी है, यहाँ पे कौन सी बीमारियां हम लोग देखते हैं और कौन से बीमारी में हम लोगों को क्या आउटपुट देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, शुरुआत हम लोग सबसे पहले सेगमेंट से करेंगे, दैट इज ऐसी जगह, मतलब ऐसी बीमारियां जहां पे हम लोगों को
डेड सेल्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो है दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं इट इज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकेज आ चुका है। खासकर हम लोग बात करते हैं अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स, टू हार्ट मसल्स। सो फ्रेंड्स, अब आपके स्क्रीन पे भी मेंशन मतलब देख सकते हो कि किस तरीके से ये होता है, और एक स्पेशल सा वीडियो जहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्या है, ये आपके लिए। जैसा आपने देखा, now let's move to the second disease that is you can say Alzheimer's disease is over there. अब ये जो डिसीज है, now this is the disease which is related to our brain. ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में काफी सारे सेल्स एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। सो इस बीमारी में हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स एक तो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सो अगर हमारे दिमाग के सेल्स ये डीजनरेट हो रहे हैं या पूरी तरह खत्म हो रहा है, सो इसका पूरा पूरा इफेक्ट हमारी जो मेंटल मेमोरी होती है, हमारी जो मेंटल मेमोरी होती है, इस पे हमें देखने को मिलता है। मतलब इस बीमारी में इंसान की मेंटल मेमोरी सबसे पहले अफेक्ट होगी। साथ ही साथ जो फंक्शन है वो तो पूरी तरह से ड्रास्टिकली बदल जाएगा, या वो भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। मतलब इस केस में अगर हम लोग प्रॉपर टाइम पे डिटेक्ट कर पाते हैं मतलब इस बीमारी को, सो कहीं ना कहीं हम लोग उन सेल्स को स्टेम सेल्स की मदद से फिर से जनरेट कर सकते हैं। सो ये हमारी मेंटल मेमोरी मतलब मेमोरी लॉस भी आप देख सकते हो। ओके, मेमोरी लॉस हो गई, कुछ याद नहीं आता है, गजनी जैसा कुछ केस आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। Ultimately you can say the function is directly affected, which is very I can say काफी important है, इसका अर्ली स्टेज डिटेक्शन वहां पे होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पार्किंसन डिसीज। ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। यहां पे यू कैन से सीएनएस इज अफेक्टेड। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इस बीमारी में ये अफेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको ट्रिमर्स भी फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तो और सीएनएस है, मतलब इन सम केसेस यू कैन सी नर्व सेल्स आर डैमेज्ड, मतलब रिस्पॉन्स जो देना है ये रिस्पॉन्स नहीं दे पाते इस बीमारी के लोग। सो ये तीनों ही केसेस है। पहले केस में हम लोगों ने देखा ब्लॉकेज कहीं पे आ जाता है, और अगली दोनों ही थी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से रिलेटेड थी। ब्रेन सेल्स की हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ब्रेन सेल्स। दे आर डीजनरेटेड और खत्म भी हो जाते पूरी तरह से। तो जैसे ही अगर वो खत्म हो गए तो मेंटल मेमोरी लॉस हो जाएगी, फंक्शनिंग पे अफेक्ट होगा। और नेक्स्ट जो डिसीज है दैट इज पार्किंसन डिसीज, यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अफेक्ट होने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं पे देख सकते हैं, ठीक है, ट्रिमर्स भी हो सकता है, और तो और नर्व सेल्स आर डैमेज इन दिस डिसीज। सो काफी बड़ा मैटर है, खासकर इन दोनों की बात करें और पहले की भी बात करें तो। Let's move to the second segment of regenerative therapy and that is to produce blood cells. So blood cells बनाने की हमें जरूरत पड़ती है according to our textbook। 3 अलग अलग डिसीजेस जो मेंशन की है ये। फर्स्ट इज एनीमिया। अब इसे समझ लेते हैं कि एक्चुअली एनीमिया क्या है। So a condition in which the blood doesn't have enough healthy red blood cells, मतलब जो आरबीसी का काउंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए
ये उतना है नहीं। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आरबीसीज के काउंट आपके अफेक्ट होता है। और तो और बोला भी जाता है कि रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो, मतलब देखो आरबीसीज है नहीं, सो ऑक्सीजन कंटेंट भी कम रहेगा, मतलब ओवरऑल बॉडी में जो ऑक्सीजन फ्लो होना चाहिए वो उतनी अमाउंट में फ्लो नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट वी से कि पर्सन इज अफेक्टिंग फ्रॉम एनीमिया। सो याद क्या रखना है, एनीमिया मतलब यहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, तो प्रॉब्लम है आपके आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड से। नेक्स्ट जो सेकेंड आता है दैट इज थैलेसीमिया। यहां पे हम लोग बोलते हैं ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन या ऑक्सी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। सो इस बीमारी में हम लोग देखेंगे कि हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो चुका है। ओके, तो देखो ऊपर देखा था रेड ब्लड सेल्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्लड का। सो अगर यहाँ पे कहीं पे हम लोग देखेंगे कि हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो चुका है, तो हम लोग रीजनरेटिव थेरेपी के मदद से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को वहां पे फिर से जनरेट कर सकते हैं। लास्ट है ल्यूकेमिया। इस केस में हम लोग देखते हैं कैंसर ऑफ ब्लड, इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ये आपको बोन मैरो में भी देखने को मिल सकता है। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी बोन मैरो क्या होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वो काम करता है। सो इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड। और यहाँ पे हम देखते हैं जनरली जो इन्फेक्शन को फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उस पर्सन की वो कम हो जाती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी तो डाउन होगी और जो बाकी जो इन्फेक्शंस आप में आ रहे होंगे जो नॉर्मल से होते हैं उससे भी आप फाइट नहीं कर पाओगे। सो एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो या ल्यूकेमिया हो, इन तीनों ही केसेस में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्लड के सेल्स है उन पे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। पहले केस में टारगेट है आपका रेड ब्लड सेल, सेकेंड केस में है हेमोग्लोबिन, और लास्ट केस तो है हिडेंजरस बिकॉज इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड, मतलब ये सिंपली कैन से ब्लड कैंसर। और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपकी जो एबिलिटी है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब आप फाइट नहीं कर सकते। सो ये थी जो बीमारियां हमने देखी। इन केस में वी वर यूजिंग व्हाट, रीजनरेटिव थेरेपी, जहां पे हम लोग डेड सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं या तो फिर हम लोग ब्लड सेल्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब इसके बाद के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक, एंड दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। आइए दोस्तों बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज की, जो स्टेम सेल की मदद से हम लोग देखते हैं, एंड दैट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है इससे रिलेटेड काफी डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन चेक आउट ऑन द गूगल, बट यहां पे जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने मेंशन किए हैं उसे हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि कब किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कब सजेस्ट किया जाता है या कब करना पड़ता है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आपकी बॉडी लेस इफिशिएंट हो जाती है, मतलब आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स इतने एफिशिएंसी से आपको आउटपुट नहीं दे रहे हैं जितनी उसकी नॉर्मल आउटपुट देने की कैपेसिटी होती है, तब या तो फिर आपका वो जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से फंक्शनलेस हो चुका है। हम लोग काफी बार सुनते हैं आसपास में किडनी फेल हो गई, कोई ऑर्गन फेल हो गया है, लंग्स में कुछ तो भी दिक्कत आ रही है। सो ये जो भी कुछ हम लोग सुनते हैं तो उस केस में डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाइए। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं। सो ये इसके लिए और भी रीजंस होते हैं कि ये जो ऊपर हमने जैसे देखा कि ऑर्गन बिकम्स लेस एफिशिएंट, एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, या फिर वो कंप्लीटली फंक्शनलेस हो चुका है। तो ये कब के कौन से केसेस में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है एजिंग। उम्र के साथ काफी बार ये दिक्कतें आती हैं, ऑर्गन्स धीरे धीरे फंक्शन कम कर देते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो आपने काफी बार ये भी सुना होगा कि इस पर्सन की डेथ हो गई, रीजन वाज द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसकी वजह से काफी बार हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया और उस मेजर एक्सीडेंट में अगर सपोज जोर से मार लग चुकी है या कुछ ज्यादा ही डैमेज हो चुका है बॉडी को, तो वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्गन्स में कुछ डिफिकल्टीज आना स्टार्ट हो जाती है, डिफिकल्टी आ चुकी होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है ना, काफी बार अलग अलग जॉन्डिस हम लोग देखते हैं, जॉन्डिस इज रिलेटेड टू सम लीवर यू कैन से। सो ऐसे इन्फेक्शन के केस में उसकी जो इफिशियंसी है ना ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है।
नेक्स्ट इज अगर कोई डिसऑर्डर हो चुका है। सो ये जो कुछ केसेस है, एजिंग, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर, इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन्स में दिक्कत आती है। शुरुआत में इफिशिएंसी कम होती है और धीरे धीरे अगर जैसे हम लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि पूरे ही फंक्शनलेस हो जाते हैं। यहां पे एक और चीज मेंशन करेंगे हम लोग कि काफी बार लोगों को दवाइयों की दिक्कत होती है, कुछ रिएक्शंस सी हो जाती है, कुछ गलत दवाई अगर हमने ले ली तो उस केस में भी हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई ऑर्गन, मतलब जो टारगेट ऑर्गन होता है जिसके लिए हम लोगों ने वो दवाई ली होती है और रिएक्शन हो गई, तो उस केस में भी डायरेक्टली उसका इफेक्ट उस ऑर्गन के ऊपर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। देखो कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो लाइफ बॉडी पे भी होते हैं, यहां से निकाला वहां पे डाल दी, और कुछ ऐसे होते हैं जो डेथ के बाद ही दिए जा सकते हैं। बिकॉज रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी डेथ होने के बाद भी कुछ समय तक काम कर रहे होते हैं। दे आर फंक्शनल फॉर सम टाइम्स, सो वी कैन डोनेट इट आफ्टर द डेथ एज वेल। ओके, सो जैसे लीवर है, आईज है, हार्ट है, ये सारे कॉमन से ऐसे ऑर्गन्स है जो कोई इंसान अगर चाहे तो उसकी डेथ के बाद वो दे सकते हैं। अब यहां पे जैसे बात चली और रिसर्च में पता चला कि ऑर्गन्स भी डोनेट होते हैं आफ्टर डेथ। देखो हमारे यहाँ क्या रिचुअल्स है, कोई भी आप कास्ट ले लो, हम लोग जैसे ही किसी इंसान की डेथ होती है उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं, जिसके जो भी अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन होते हैं वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। बट यहां पे इन दिनों जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंच रही है, सो बॉडी डोनेट करने का या ऑर्गन डोनेट करने का जो ये एक अलग सिस्टम है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि डेथ तो हो चुकी है बॉडी की, तो कुछ अगर ऑर्गन्स हम लोग वहां से निकाल के डोनेट कर देते हैं तो हो सकता है जो जरूरतमंद हो उसको दुनिया देखने मिल जाए। आंखें डोनेट की जा सकती है, ठीक है, हार्ट भी डोनेट होता है। इवन यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर या कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, बैंगलोर से चेन्नई या चेन्नई से बैंगलोर में एक फास्ट हार्ट को वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा गया था, ठीक है, सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वहां पे किया गया है। तो ऐसे सर्जरीज की जा सकती है, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पे डोनर मिलना चाहिए। तो शुरुआत में हम लोगों ने वो बात करनी चाहिए थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑर्गन अवेलेबल होना चाहिए, मतलब डोनर शुड बी रेडी। तो जैसा हमने देखा कि अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग बहुत आगे आ रहे हैं, अपनी बॉडी को डोनेट कर रहे हैं, काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस को बॉडी डोनेट कर देते हैं, सो दैट वहां पे जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं जो आगे के जनरेशंस को हैंडल करेंगे, उनको स्टडी करने के लिए जो रियल बॉडी चाहिए वो भी वहां पे हम लोग देखते हैं कि मिलती है। सो ये जो 3 अंडरलाइन किए हैं ये जनरली हम लोग देखते हैं कि डेथ के बाद they are donated. Now next segment which is important is point to be noted. जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या आप ले रहे हो डोनर से, तब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्लड ग्रुप। कुछ ट्रांसप्लांट के लिए स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, काफी सारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे भी यहां पे चेक किया जाता है कि अगर हम लोग ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आगे उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है दैट इज ब्लड ग्रुप। इवन आप भी किसी को ब्लड डोनेट करने जाओगे तो सबसे ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप जब मैच किया जाता है तभी आपको परमिशन होती है। इवन अगर आप कोई स्पेसिफिक दवाई ले रहे हो, ठीक है, कोई आपकी बीमारी चल रही है, उसकी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। सो सेम केस यहाँ पे तो हम लोग ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पूरा, तो ध्यान में रखना होगा ब्लड ग्रुप क्या है। नेक्स्ट आती है बीमारी। कोई बीमारी तो नहीं है उसको, नहीं तो फिर होगा क्या उसको, अगर कोई बीमारी थी आपने वो ऑर्गन ले लिया सो आप में भी वो बीमारी आ सकती है। सो पूरा बॉडी चेकअप, दैट बॉडी शुड बी अप टू डेट, कोई बीमारी वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वहां पे नोटिस किया जाता है। नेक्स्ट है कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई लंबे समय से तो कोई बीमारी नहीं चल रही है, इवन कोई हेरिडेटरी बीमारी तो नहीं है, ये भी वहां पे चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो क्या है, एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया,
बॉडी फंक्शनल हो गई तो उसके बाद उसको कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। एक तो पहले ही दिक्कत थी, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया और बाद में पता चला कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई या कोई डिसऑर्डर आ गया। एंड लास्ट इज द एज फैक्टर, दैट ऑर्गन शुड बी हेल्दी, है ना, हेल्दी रहेगा, प्रॉपरली काम करता रहेगा, तो जिसके बॉडी में वो आ रहा है उसे भी वो इंपैक्टफुल रहेगा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जहां पे हम लोगों को काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो स्टेम सेल्स की मदद से हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स के जो सेक्शंस है उसे भी डेवलप कर सकते हैं, काफी आसानी से वो होता है। बट हाँ, सही टाइम पे स्टेम सेल्स वहां पे होना बहुत जरूरी है, जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि कौन से ऑर्गन्स हैं जहां से हम लोग स्टेम सेल को हासिल कर सकते हैं और फिर आगे उसका प्रॉपर कैंसर स्टोरिंग, जहां पे हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसका आगे का जो आउटपुट मिलना है इट शुड बी प्रॉपर। सो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। पहला हमने देखा रीजनरेटिव थेरेपी, जहां पे एक तो डेड सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं या ब्लड सेल्स, अलग अलग बीमारियों को हाईलाइट किया, कौन सी बीमारी में क्या दिक्कत होती है, क्या स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट होता है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। तो देखा जाता है कि ऑर्गन एक तो लेस इफिशिएंट हो गया है या फंक्शनल नहीं है। क्यों हो सकता है? एजिंग एक पैरामीटर है, एक्सीडेंट है, इन्फेक्शन है, डिसऑर्डर है। कौन से ऑर्गन्स दिए जा सकते हैं? किडनी। अब किडनी के बारे में आपने ये भी सुना होगा, किसी भी इंसान के पास 2 किडनीज होती है। अब इन केस सपोज मेरे फैमिली में या किसी की फैमिली में किसी एक पर्सन को किडनी फेलियर हो गया, दोनों ही किडनी फेल हो गई, सो एक किडनी दी जा सकती, बिकॉज हमारे बॉडी में जो फिल्ट्रेशन है, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फिल्टर करना। सो किडनी एक भी रही तो काम हो सकता है, बट हाँ इफिशियंसी तो कम होगी इंसान की। जिस इफिशियंसी के साथ वो फास्ट काम करता था वो अब नहीं हो पाएगा, बट हाँ किसी की जान हम लोग बचा सकते हैं, बिकॉज 2 किडनी 2 में से एक डोनेट आसानी से की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लीवर, आईज, हार्ट, ये डेथ के बाद हम लोग डोनेट करते हैं, बिकॉज रिसर्च ये बताता है कि कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं, वो डेथ के बाद भी कुछ समय तक वहां पे फंक्शनल होते हैं। इसलिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप रजिस्टर्ड हो ऑर्गन डोनेशन के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए, और फिर आपको तुरंत उस अथॉरिटी को कॉल करना पड़ता है, फिर वो आके वो सारे ही चीजें जो है वो आसानी से एग्जीक्यूट करते हैं। स्किन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो काफी बार क्या होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल फेस है, फेस में कहीं पे कोई दिक्कत आ गया, कोई डैमेज हो गया, कुछ स्किन के टिश्यूज डैमेज हो गए, सो हम लोग बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से कुछ स्किन के सेल्स निकाल के उस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो स्किन काफी बड़े लेवल पे होता है। सेम इज द केस विद द बोन एज वेल। सो ये है सारे वो ऑर्गन्स जो डोनेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गन डोनेशन के वक्त या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो दोनों ही पार्टी को ध्यान में रखने। दोनों पार्टी कौन? लेने वाली और देने वाली। सबसे पहला, ब्लड ग्रुप प्रॉपरली मैच होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर्स आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्ट वहां पे की जाती है। परफेक्ट मैचिंग मिल गई तो वो चीज एग्जीक्यूट की जा सकती है। कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके मेडिकल टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट आपके नील आने चाहिए, कोई भी दिक्कत आपके बॉडी में नहीं चाहिए, तब जाके सक्सेसफुली वो चीज हो सकती है। और एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। अगर एज काफी ज्यादा हो चुकी है, ऑर्गन्स ऑलरेडी धीरे धीरे इफिशियंसी कम होती जा रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। हेल्दी बॉडी अगर है, हेल्दी ऑर्गन अगर मिलता है, तो हम लोग आसानी से उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।